हाय स्टूडेंट्स, मैं अश्विनी कुमार मदेसी आप सभी स्टूडेंट्स का बायोटेक क्लासेस ऑनलाइन में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 के अध्याय नंबर 1 जीवों में जनन पे। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमने इसके पहले वाले लेक्चर में आप लोगों को जीवों में जनन में वाले अध्याय में हमने आप लोगों को जीवन अवधि के बारे में बताया है। तो आज के लेक्चर में, जो कि लेक्चर नंबर 2 है आपका, इसमें हम बात करने वाले हैं जीवों में जनन पे। तो चलिए शुरू करते हैं। जीवों में जनन। जीवों में जनन एक जीव विज्ञानी प्रक्रम के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें एक जीव अपने समान एक छोटे से जीव संतति को जन्म देता है। तो यहाँ पे आपको एनसीईआरटी ये कहता है कि जो जीवों में जनन होता है इसे हम प्रक्रम भी कहते हैं। इस चीज़ को भी आप लिख लीजिएगा। जो ये प्रोसेस होता है, ये जीवों में जनन जो होता है, ये एक जीव विज्ञानिक प्रक्रम है। प्रक्रम का मतलब यहाँ पे एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा या जिसमें एक जीव अपने समान एक छोटे से जीव को जन्म देता है, या अपने समान जिसमें एक जीव अपने समान एक छोटे से संतान को या संतति को जन्म देता है। तो ये चीज़ें होती हैं जीवों में जनन। जैसे कि आप अगर देख सकते हैं तो यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए अगर कोई कुत्ता है तो वो अपने समान एक कुत्ते को जन्म देगा। अगर कोई तितली है तो वो अपने समान एक तितली को जन्म देगी। अगर कोई मछली है तो वो अपने ही समान एक मछली को जन्म देगी। अगर कोई इंसान है तो वो अपने समान इंसान को जन्म देगा। और कोई पंछी है तो वो अपने ही समान एक पंछी को जन्म देगा। तो ये होता है जीवों में जनन। जीवों में जनन का मतलब यहाँ पे ये है कि जिसमें एक जीव अपने ही समान एक बच्चे को या एक संतान को जन्म देता है। उसी प्रक्रिया के या उसी प्रक्रम को हम कहते हैं जीवों में जनन। तो अब ये आगे हम पढ़ते हैं और इसमें इनकी महत्वता हम देख लेते हैं। हमारे जीवन में इनकी महत्वता क्या है। तो देखिए, जीवों में जनन से हमें फ़ायदा क्या है वो चीज़ें हम देखने जाना है। संतान में वृद्धि होती है, उनमें परिपक्वता आती है तथा इसके बाद वह नई संतति को जन्म देते हैं। देखो, आप पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बच्चे का बर्थ हो रहा है। मान लीजिए ये कोई भी बच्चा है, सबसे पहले बर्थ होता है, वो उसकी परिपक्वता आती है, मतलब कि वो टीनेजर में पहुंचता है। और टीनेजर के बाद उसकी मैरिज होती है। मैरिज होने का मतलब यहाँ पे है कि वो नई संतति को जन्म देने के लायक हो जाता है। जब उसकी मैरिज होती है तो वहाँ पे वो एक नए संतान को जन्म देता है। इस प्रकार जन्म, वृद्धि और मृत्यु चक्र चलता रहता है। तो इस प्रकार कैसे अब जन्म और वृद्धि और मृत्यु चक्र चलता रहता है ये आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, जो व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है, सबसे पहले जन्म लेगा, उसके बाद उसकी परिपक्वता होगी, मतलब वो टीनेजर में पहुंचेगा। उसके बाद उसका मैरिज होगा और मैरिज होने के बाद एक नए संतान को वो जन्म देगा और अपने आप को मैच्योरिटी की तरफ बढ़ने लगेगा। वो दूसरे बच्चे को जन्म दे देगा। जैसे जैसे उसका बच्चा बड़ा होता रहेगा वैसे वैसे ये बूढ़ा होता, आगे इसकी जो जीवन चक्र है ये बूढ़ा होता रहेगा, मतलब कि ये वृद्ध होता रहेगा और एक समय ऐसा आएगा कि ये डेड कर जाएगा। अब इसी तरह से आप तीसरी पंक्ति पढ़ लेते हैं। जनन प्रजाति में एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में निरंतरता बनाए रखती है। अब ये देख लेते हैं कैसे इस चीज़ को ये चीज़ें बनाए रखती हैं। देखो, जनन कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतरता बनाए रखती है। देखिए, जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, सबसे पहले आप देखिएगा एडल्ट को। एडल्ट का मतलब वो परिपक्व जीव है जो क्या कर सकता है, जीवों में जनन के प्रोसेस को पूरी तरह से कंप्लीट कर सकता है। तो ये क्या करता है कि इसने जनन के प्रोसेस, मतलब प्रक्रम को, प्रोसेस को किया। जीवों में जनन अपना वो जनन के प्रोसेस को करेगा, मतलब प्रक्रिया को करेगा और क्या करेगा, एक बेबी को जन्म देगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा देता हूँ। देखो कैसे निरंतरता बनी रहती है। देखिए आप, ये एडल्ट जो है ये सबसे पहले क्या करेगा, जनन के प्रक्रिया को हेल्ड करेगा, पहला काम तो ये करेगा। अब ये जैसे ही करेगा तो ये क्या करेगा, एक नए बेबी को जन्म देगा। दूसरा काम क्या होगा कि जो पहला एडल्ट है वो एक दूसरे बेबी को जन्म देगा। अब जैसे जैसे इसका बेबी बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे ये साथ में इसकी भी आयु बढ़ती जाएगी और ये एक ऐसे आयु में पहुंचेगा कि इसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन इसकी तो डेथ हो जाएगी, लेकिन इसके जो चाइल्ड को इसने बर्थ किया था वो अभी कहाँ पहुंचेगा, उस समय जब इसकी डेथ हो रही होगी तो ये
उसका चाइल्ड इसके एज में पहुंच चुका होगा। तो यहाँ पे एक ह्यूमन बींग्स अगर मर रहा है तो उनके चाइल्ड्स जो है वो पर्यावरण में बने हुए हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतरता बनाए रखती है। तो एक पीढ़ी अगर यहाँ पे ख़त्म हो रही है इस एडल्ट की, तो दूसरी पीढ़ी जिसको इसने जन्म दिया था बेबी को, वो यहाँ पे बना हुआ है। तो ये चीज़ें इसी तरह से निरंतरता बनी होती है या बनी रहती है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। अब देखते हैं, आप बाद में अध्याय 5 में अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार आनुवंशिक विविधता जनन के दौरान सृजित या वंशागति होती है। तो आप देखते हैं कि जो भी जीव होता है उनमें कई प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं, मतलब कई प्रकार के अंतर पाए जाते हैं। जैसे अगर माता पिता है तो उसके बच्चे को जब आप देखेंगे तो उसमें आप अंतर पाएंगे, माता पिता से अंतर आप उस बच्चे में पाएंगे। कुछ चीज़ें आपको उस बच्चे में मिलेंगी, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा वो एक दूसरे से अलग होते हैं। अब वो कैसे होता है और ये कैसे विविधताएं जनन के दौरान सृजित या वंशागत होती है, एक वंश से दूसरे वंश में कैसे ये वंशागति होती है, इस चीज़ को हम अध्याय नंबर 5 में पढ़ेंगे। तो वो अभी यहाँ पे हम नहीं पढ़ते। तो अभी हम आगे चलते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जीवों में जनन जो पहला चैप्टर है, यहाँ पे हम बेसिक पढ़ते हैं। बेसिक पढ़ने का मतलब यहाँ पे हम जीवों में जनन के बारे में जान रहे हैं। अब जीवों में जनन के साथ कैसे विविधताएं जो हैं जनन के दौरान सृजित या वंशागत होती हैं, आनुवंशिक विविधताएं, वो कैसे होती है, इस चीज़ों पे हम बात करेंगे अध्याय नंबर 5 में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जीव विज्ञानी संसार में व्यापक विविधताएं पाई जाती हैं। देखिए, जीव विज्ञानी संसार मतलब जीवों में, जीव विज्ञानी संस्कार क्या है कि ये जो हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे पर्यावरण में जो जीव हैं उनमें कई व्यापक विविधताएं पाई जाती हैं तथा प्रत्येक जीव अपने को बहुगुणित करने तथा संतति को उत्पन्न करने के लिए अपनी ही विधि विकसित करता है। देखो, जो भी जीव हैं, अलग अलग जीव अलग अलग विविधता में पाए जाते हैं। आकारों में अलग आकार में पाए जाएंगे, अलग उनके रहन सहन होते हैं, अलग अलग हर एक चीज़ें अलग अलग विविधताएं पाई जाती है, अलग अलग अंतर पाए जाते हैं एक दूसरे जीवों में। तो उस चीज़ को बहुगुणिक रूप से करने के लिए अपने ही आनुवंशिक जो विविधताएं हैं, आखिर कैसे पता है कि जो मतलब शेर है वो मांस खाता है, तो वो चीज़ें मांस खाता है तो उसका बच्चा भी मांस खाएगा। लेकिन वहीं पे आप ह्यूमंस को देखेंगे तो वो क्या होता है कि वो मांस भी खाते हैं और क्या है, प्लांट्स को भी खाते हैं। तो वो सर्वोहारी हैं, वो मांसाहारी है। तो वो चीज़ें कैसे मतलब बहुगुणिक रूप से एक वंश से दूसरे वंश में जाती है, ये चीज़ें उन पर निर्भर होती है कि एक वंश से दूसरे वंश में वो कैसे जाएगी, ये हम 5वें अध्याय में पढ़ेंगे। लेकिन आप ये बताइए कि जब सभी जीवों का जो बाहरी चीज़ है, जैसे कि यहाँ पे लिख रहा है, जीव किस प्रकार से जनन करता है, उसके वास, उसकी आंतरिक शरीर, क्रिया विज्ञान तथा अन्य की कारक सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं। तो जब सभी जीवों के आकार जो हैं एक दूसरे से अलग हैं, तो वो अपने आप में कैसे जनन के प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे या जनन की प्रक्रिया को कैसे पूरा करेंगे, वो अपने ऊपर निर्भर होते हैं या अपनी खुद की विधि को विकसित करते हैं कि कैसे हमें जनन करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें बताई गई है कि जो कोई भी जीव है वो अपने जनन के करने की, मतलब संतान को उत्पत्ति करने की जो विधि है उसको खुद ही विकसित करता है। और इसके जो समूह उत्तरदायक जो होते हैं, जो कारक इनके उत्तरदायक होते हैं, वो होते हैं इनकी आंतरिक शरीर की रचना या उनके आंतरिक शरीर की क्रिया, जो उनके वास होते हैं वो होते हैं, और अन्य कारक सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं जनन प्रक्रिया की प्रकार, जनन प्रक्रिया के प्रकार। तो यहाँ पे एनसीईआरटी कहता है कि जनन प्रक्रिया 2 प्रकार की होती है। अब जनन प्रक्रिया जो है वो 2 प्रकार की होती है, तो हम किस आधार पे उसको 2 प्रकार में बांट दिए हैं। अब वो चीज़ें आप देखिए, किसी भी चीज़ को अगर हम बंटवारा करते हैं तो किसी आधार पे बांटते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हम किसी ज़मीन को बांटते हैं तो वो किस आधार में बांटते हैं कि फिट के नाप के बांटते हैं कि हम फिट के आधार पे इस ज़मीन को इतना बांट रहे हैं और फिट के आधार पे इस ज़मीन को इतना बांट रहे हैं।
तो उसी तरह से अगर हम जनन प्रक्रिया को बांट रहे हैं दो भागों में या दो प्रकारों में अगर बांट रहे हैं तो उसको किस आधार पर बांट रहे हैं, तो वो चीज़ें आप यहाँ पे पॉइंट पे लिखा हुआ है उसे पढ़ते हैं। जो एक अथवा दो जीवों के बीच भागीदारी पर आधारित रहती है, जो एक अथवा दो जीवों के बीच भागीदारी पर आधारित रहती है। देखिए, अब एक या दो जीवों के बीच भागीदारी पर आधारित रहने का मतलब यहाँ पे क्या है। यहाँ पे मतलब ये है कि जो जनन प्रक्रिया होती है वो एक जीव कर रहा है पूरी तरह से, या दो जीव उस जनन प्रक्रिया को पूरा करने में भागीदारी ले रहे हैं। इसी पे आधारित रहती है जनन प्रक्रिया, जिसे हम लोगों ने दो प्रकार में बांट दिया, जैसे कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अब इसको देखेंगे, अलैंगिक जनन और फिर लैंगिक जनन कैसे बटा हुआ है और किस तरह से एक जीव भागीदारी ले रहा है, किस प्रकार में, और किस प्रकार में दो जीव भागीदारी लेंगे इस पूरे प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जनन के। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा युग्मक गैमेट निर्माण की भागीदारी के साथ अथवा इसकी अनुपस्थिति में हो तो वह जनन अलैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन में क्या होता है, जब संतान की उत्पत्ति किसी एक जीव के द्वारा होती है और वो भी गैमीट के फॉर्मेशन या युग्मक जिसे आप कहते हैं, बिना उसके बनाने की प्रक्रिया में भागीदारी करने के साथ या बनाने के बाद, या तो गैमीट को बना के एक अपने संतान को उत्पत्ति करेगा एक ही जीव, या बिना गैमीट को बनाए हुए अपने संतान को उत्पत्ति करता है, तो उसे हम कहते हैं अलैंगिक जनन। इसमें जो होते हैं, आपको हम बता दें कि जो मेल फीमेल होते हैं वो डिफरेंशिएट नहीं होते हैं। चाहे माता होगी तो भी वो अपने एक संतान को जन्म दे सकती है, पिता होगा तो भी वो अपने संतान को जन्म दे सकता है। अब वो बच्चा जो संतान जो जन्म लेता है उसका भी जो डिफरेंशिएशन होता है वो नहीं होता है। अब वो बच्ची हो सकती है, बच्चा भी हो सकता है। तो जब कोई एक जीव बिना युग्मक बनाए या फिर युग्मक बनाने के बाद किसी संतान को जन्म देता है, तो इस जनन की प्रक्रिया को हम कहते हैं, जिस प्रक्रिया के द्वारा करता है जनन के, उसी जनन की प्रक्रिया को हम कहते हैं अलैंगिक जनन। अब हम बात करते हैं लैंगिक जनन पे। लैंगिक जनन, जब दो जनक विपरीत लिंग वाले, हमने कहा क्या, विपरीत लिंग वाले जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं तथा नर और मादा युग्मक में युग्मन होता है, तो यह लैंगिक जनन कहलाता है। अब हम देखते हैं कैसे। यहाँ पे देखिए, लैंगिक जनन में क्या होता है कि दो जीव, वो भी विपरीत लिंग के, एक मेल होगा तो दूसरा फीमेल होगा, और अगर एक फीमेल है तो दूसरा मेल होगा। तो विपरीत लिंग के दो जीव जब आपस में एक साथ जब जनन के प्रक्रिया को पूरा करते हैं, गैमीट बनाने के बाद, और अपने गैमीट का, या जिसे आप कहते हैं युग्मक, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जब दो जीव विपरीत लिंग के युग्मक बनाने के साथ और अपने युग्मक का युग्मन करने के बाद संतान को जन्म देते हैं, उस समय हम लैंगिक जनन कहते हैं। यहाँ पे देखिए, एक मेल है तो दूसरा फीमेल है, ये दोनों आपस में मिलके एक साथ भागीदारी कर रहे हैं किस प्रोसेस में, जनन के प्रक्रिया को पूरा करने में। और ये क्या बना रहे हैं, अपना एक मेल और फीमेल जो है वे अपना गैमीट्स क्या कर रहे हैं, फ्यूज़ करवा रहे हैं। यहाँ पे देखिए हमने प्लस लिखा है, इनके गैमीट्स को सिंबल में हमने यहाँ पे दिखाया है, प्लस करेंगे मतलब कि एक दूसरे को युग्मन करेंगे। दोनों के गैमीट्स आपस में युग्मन बनाते हैं और उसके बाद एक संतति को जन्म देते हैं। चाहे वो जो संतान जो जन्म लेगा, अब वो संतान या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, दोनों में से एक संतान को वो जन्म देंगे। तो ये चीज़ें होती हैं। तो जब ऐसा जनन प्रक्रिया में हम देखते हैं तो उस जनन प्रक्रिया को हम कहते हैं कि ये जनन प्रक्रिया लैंगिक जनन प्रक्रिया है। और अगर वहीं पे जब एक, जैसे देखिए आप इसको एक चीज़ और देख लीजिए, जैसे माता पिता जब दोनों मिलके विपरीत लिंग के, एक मेल है एक फीमेल है, दोनों मिलके किसको जन्म दे रहे हैं, अपने बच्चे को जन्म दे रहे हैं, तब क्या होता है लैंगिक जनन।
और अगर वहीं पे हमने पहले देखा क्या कि जब एक जीव अकेले ही गैमीट्स को बनाने के बाद या बिना गैमीट्स के, या हम ऐसे कह सकते हैं कि जब कोई एक जीव युग्मक को बनाने के बाद या युग्मक के बिना बनाए संतान को जन्म देता है, तो उस समय हम उस जनन प्रक्रिया को कहते हैं अलैंगिक जनन। और जब वही दो जीव विपरीत लिंग के गैमीट बनाने के बाद और उन गैमीट्स में युग्मन करने के बाद एक संतान को जन्म देते हैं, जैसा कि इसमें दिखाया जा रहा है, तब हम कहते हैं कि यहाँ पे जनन की जो प्रक्रिया होती है वो लैंगिक जनन कहलाती है। तो आज के लिए हमें लगता है कि बस इतना ही, और आप लोगों से मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने पूरी वीडियोस को देखा। तो अगर ये वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगी हो, आप लोगों को थोड़ा सा भी हेल्पफुल हुआ हो, तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।